सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं 11 सितंबर 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफ़ेयर्स को जो आपके सभी प्रौद्योगिकी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले करंट अफ़ेयर के साथ जहां पर सीपी राधाकृष्णन साहब को 15वां वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना दिया गया है। आइए इस पद के बारे में पूरी तरह से जानेंगे, साथ ही साथ इनके इलेक्शन सिस्टम के भी बारे में जानेंगे जो आपके लिखित परीक्षाओं में काम आ सकता है। आपको बता दें कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पद होता है वो सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पद होता है प्रेसिडेंट के बाद। वहीं अगर सीपी राधाकृष्णन साहब की बात करें तो अब ये 15वें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए हैं। अब इन्होंने टोटल 452 वोट सिक्योर किया है, जिसमें से कि 391 वोट मेजॉरिटी के लिए चाहिए था और जो मार्जिन है 152 वोट से ये जीते हैं। अब अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा के कहलाते हैं। ये सारे के सारे आपके ऑनलाइनर क्वेश्चन हैं जो अपने आप में बनते हैं। वहीं अगर इनके इलेक्शन की बात करें तो इनमें मेंबर्स होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के। बता दें आपको कि इसमें नॉमिनेटेड मेंबर भी इंक्लूडेड हैं और साथ ही साथ इलेक्टेड मेंबर भी इंक्लूडेड हैं। उसी तरह से मैंने आपको ये समझा दिया, जो इनका इलेक्शन होता है वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है और कौन से सिस्टम के थ्रू होता है तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एज इट इज इंपॉर्टेंट लाइन क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, तो उनमें से एक ऑप्शन ये भी रहेगा कि सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसका मतलब भी पूरे डिटेल में समझेंगे, लेकिन उसको आखिरी में समझाएंगे हम आपको। वहीं जो हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वोट करता है, इसमें जो वोट की वैल्यू होती है वो सेम होती है। वहीं लेजिस्लेटिव यानी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज का यहाँ पर कोई रोल नहीं होता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ये भी याद रखिएगा। अब अगर पहले वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो उनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वहीं जो दूसरे हैं उनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें तो आर्टिकल 63 से लेके आर्टिकल जो 70 तक है, ये वाइस प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल है। वहीं अगर आर्टिकल 63 की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। उसी तरह से 67 की बात करें तो इनके टेन्योर के बारे में बताया गया है, जो कि 5 साल का होना चाहिए। वहीं अगर आर्टिकल 69 की बात करें तो ओथ और अफ़र्मेशन, अब इनको ओथ दिलाने का काम कौन करते हैं तो प्रेसिडेंट करते हैं। ये आर्टिकल 69 में लिखा हुआ है। तो ये 3 आर्टिकल हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। वहीं अगर इनके मिनिमम ऐज की बात करें तो 35 साल होना चाहिए। साथ ही साथ ये सिटीज़न ऑफ इंडिया भी होना चाहिए और ये प्रेसिडेंट का भी काम करते हैं, अगर प्रेसिडेंट उपलब्ध नहीं है तब। और ये कितने दिनों तक मैक्सिमम बने रह सकते हैं प्रेसिडेंट के पद पर भी, तो 6 महीने तक, जब तक कि कोई नया प्रेसिडेंट आ नहीं जाता। तो इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था आपको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित, वो होगा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आइए इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये आपके परीक्षाओं में पूछा जाने वाला सवाल है। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब आज हम आपको समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मान लेते हैं कि सबसे ब मेरे पास 4 कैंडिडेट खड़े हैं। देखिए ए, बी, सी और डी, मेरे पास 4 कैंडिडेट हैं, लेकिन जो मेरे पास सीट है, वो सीटों की संख्या जो है 1 है। यानी कि जो मेरे पास वैकेंट सीट है, उसकी संख्या कितनी है? तो उसकी संख्या 1 है। तो देखिए, अब अगर जो भी लोग मत देने वाले हैं, उनकी संख्या 5,000 मान लेते हैं। तो मैंने मान लिया कि जो मेरे पास टोटल वोटर्स हैं, वो जो हैं कितने हैं 5,000 हैं। अब जो भी इलेक्शन होगा, वो कैसा होगा? तो बैलेट पेपर पर होगा, सीक्रेट बैलेट पेपर पर होगा। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई कि मैं लिखते चल रहा हूँ सीक्रेट बैलेट पेपर पर होगा, 5,000 वोट है। तो आपको यहाँ पर एक टर्म याद रखना है और उस टर्म को क्या बोलते हैं? तो उस टर्म को कोटा बोलते हैं। अब कोटा क्या है? तो देखिए, जितना भी आपका सीट है, जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है आपके पास, अगर हम उसको भाग लगा देते हैं कितने से, तो जितना आपके पास वैकेंट सीट है, क्योंकि आपको निकालना तो है इसी के लिए ना, और साथ में 1 जोड़ देते हैं यहाँ पर और 1 जोड़ देते हैं यहाँ पर, तो ये आपका क्या बन जाता है? कोटा बन जाता है। तो इस फ़ॉर्मूले को भी याद रखिएगा। तो अगर हम इस ये जो सीट है वाइस प्रेसिडेंट का, अगर सीट है यहाँ पर 1 सीट है, तो इस वैकेंट सीट को निकालने के लिए अब कितना कोटा इनको अचीव करना पड़ेगा? तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ सीट 5,000 है आपके पास, वैकेंट सीट 1 है, यहाँ पर 1 जोड़ के यहाँ पर 1 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 2 से भाग लगाएँगे तो 2,500 हो जाएगा, यानी 2501। अब ये जो कोटा है ना 2501 का, तो जीतने के लिए मिनिमम जो वोट चाहिए वो 2501 तो चाहिए ही कैंडिडेट को जीतने के लिए चारों में से। अब समझिए कि सीक्रेट बैलेट पेपर क्या होता है? तो एक बैलेट पेपर रहेगा आपके पास जिसके पर 1, 2, 3 और 4 इस तरह से मार्किंग की जाती है और जितने भी लोग 5,000 जो वोट डालने के लिए जाएँगे,
वो इन चारों में से ये सेलेक्ट करेंगे कि हाँ, ये मेरा पहला प्रेफ़रेंशियल कैंडिडेट है, ये मेरा दूसरा प्रेफ़रेंशियल कैंडिडेट है, ये मेरा तीसरा प्रेफ़रेंशियल कैंडिडेट है, ये मेरा चौथा प्रेफ़रेंशियल कैंडिडेट है। तो जितने लोग बैलेट पेपर पे भरेंगे, ध्यान से समझिएगा, आई होप ये वाला कोटा वाला आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अब अगर हम बात करें तो जितने भी लोग होंगे पाँचों हज़ार, सबको एक-एक बैलेट पेपर दिया जाएगा और वो सब इसी तरह से चुनाव करेंगे। यानी कि पहले प्रेफ़रेंस पर कोई ए को रख सकता है, पहले प्रेफ़रेंस पर कोई बी को रख सकता है, पहले प्रेफ़रेंस पर कोई सी को भी रख सकता है। हो सकता है तीसरे प्रेफ़रेंस पर कोई सी को रखता हो, इस तरह से भी हो सकता है। यानी कि प्रेफ़रेंस वाइज़ ही बैलेट पेपर में सेलेक्ट करना होता है, चारों के नाम में टिक करना होता है कि ये मेरा पहला है, ये मेरा दूसरा है, ये मेरा तीसरा है, ये मेरा चौथा है, इस तरह से। तो देखिए, मान लेते हैं कि अब जो है, जो शुरुआती राउंड हुआ, अब उसमें जो है ए को जो चुनने वाले लोग थे, यानी कि 1958 लोगों ने ए को चुना, यानी कि उसमें पहली प्रायोरिटी पर ए को रखा। उसी तरह से 766 लोगों ने पहली प्रायोरिटी पर बी को रखा। वहीं अगर बात करें तो 732 लोगों को ए जो सी को है पहली प्रायोरिटी दी गई और जो 1544 है, ये डी को प्राथमिकता दिया गया पहले नंबर पर। तो देखिए, अभी भी आप देखिएगा जो फर्स्ट राउंड है, उसमें आप देखिए कि ना ही ए, ना ही बी, ना ही सी, ना ही डी, किसी ने भी कोटा को अचीव नहीं कर पाया। यहाँ पर जो कोटा है इसको अचीव नहीं कर पाया। अब अगर मेरे पहले राउंड के इलेक्शन की बात करें तो आप देखिए यहाँ पर पहले स्थान पर कौन चल रहा है, कोटा तो किसी ने अचीव नहीं कर पाया। तो अगर कोटा किसी ने अचीव नहीं कर पाया है, तो मतलब अब मुझे दूसरे राउंड के लिए भी जाना पड़ेगा। अब दूसरे राउंड में जाएँगे, कैसे जाएँगे? तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो सबसे मिनिमम जो प्रेफ़रेंस दिया गया है, 732 लोगों का वो सी में दिया गया है। यानी कि अब सी आगे के राउंड में नहीं जाएगा। अब अगला जो फ़ाइट होगा अगले टेबल में, वो 3 लोगों के बीच में ही फ़ाइट होगा। लेकिन ये 732 वोट अब ये बँटेगा। कैसे बँटेगा ये समझिए कि अब आपके पास टोटल कितने कैंडिडेट बचे? ए, बी और डी ही बचे हैं। तो पहले प्रेफ़रेंस पर 732 लोगों ने सी को दिया था, लेकिन दूसरे प्रेफ़रेंस पर किसको रखा है? और मतलब ए को कितने लोगों ने फिर वहाँ दूसरे प्रेफ़रेंस पे रखा है? बी को सी वाले में ही बैलेट पेपर में कितने लोगों ने दूसरे प्रेफ़रेंस पे रखा है, उसी तरह डी को कितने लोगों ने दूसरे प्रेफ़रेंस पे रखा है, ये आप चेक करेंगे। तो मान लीजिए कि बी को 13 लोगों ने दूसरे प्रेफ़रेंस पे रखा, उसी तरह से आपको 429 लोगों ने डी को प्रेफ़रेंस रखा है दूसरे नंबर पर और वहीं पर अगर हम बात करें तो ए के लिए 194 लोगों ने इनको दूसरे प्रेफ़रेंस पे रखा है। अब ये जो वोट है ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम आप देखिए सिंगल ट्रांसफ़रेबल वोट कहलाता है। अब देखिए तो ए को मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देता हूँ और उसी तरह से बी को यहाँ ट्रांसफ़र कर देता हूँ इसके वोट को और ये जो डी है इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो अब यहाँ पर जो सेकंड राउंड की जो बात आएगी, तो अब यहाँ पर कितने बचे ए, बी, सी और डी। तो सी का तो अब कोई महत्व नहीं है। तो ए में ये जो वोट जुड़ेगा जाके 194 तो 1958 में अगर आप 194 जोड़ देंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा आपके पास 2152 वोट के बराबर आ जाएगा। वहीं पर अगर मैं सी की बात करता हूँ, तो सी में जब आप वोट को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर ये कितना वोट बन जाएगा? तो ये बन जाएगा 779 वोट बन जाएगा। अब सी का कोई महत्व नहीं है। उसी तरह डी में आप जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 1973 वोट्स अब इसके पास बन चुका है। तो आप जोड़ लिए, तो आप जोड़ के देखिए कि इतना-इतना बन रहा है। अब देखिए, अब सेकंड राउंड में हम चेक करेंगे, तो क्या अभी भी ये कोटा अचीव कर पा रहे हैं क्या? तो कोई कोटा अभी भी यानी कोटा जो 2501 का है, वो अभी तक अचीव नहीं हो पा रहा है। तो यानी कि अब हम अगले कैंडिडेट को भी छाँटना चालू करेंगे। तो अगला जो लीस्ट कैंडिडेट है वो कौन है? तो वो बी है। तो अब बी को भी हम क्या करेंगे यहाँ से हटाएँगे। अब आप देखिएगा कि 194, 13 और 429 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपको? 732 टोटल वोट था। अभी इसको अगर आप जोड़ेंगे 194, 13 और 429 को, तो ये आपका निकल कर आएगा 636। अब आप इसको घटा दीजिए। घटाने पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना वोट आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा आपके पास 96 वोट आ जाएगा। देखिए 4 3 7 और 9 16 उसी तरह से 9 1 10 10 9 और सॉरी 9 हो गया, उसके बाद एक 10 हो गया, 10 और 2 12 हो गया और एक 13 हो गया, 4 1 5 1 6 घटा दीजिए 96 आएगा। तो ये 96 क्या है? ये आपका 96 नॉन ट्रांसफरेबल वोट आ गया, पहले राउंड के लिए। तो लिख देता हूँ मैं, ये कौन-सा वोट है? नॉन ट्रांसफरेबल वोट के बराबर आ गया। अब जब बी हटेगा, तो बी में भी अब क्या दिखिएगा सेकंड राउंड में, आपको ये दिखना चालू हो जाएगा कि बी को कितने नंबर पर पहला प्रेफ़रेंस पे रखे थे लोगों ने, ये समझ में आ गया। अब यहाँ से आपके पास कौन-कौन बचेगा? ए और डी बचेगा। अब हम देखेंगे कि 779 में से किस कैंडिडेट को टॉप प्रायोरिटी यानी कि अब जो है दूसरा और तीसरा प्रायोरिटी दिया गया था। देखिए, तो मान लेते हैं कि सेकंड राउंड में जो ए है, उसको जो है 431 लोगों ने दूसरे प्रेफ़रेंस पे रखा था।
वहीं अगर 278 लोगों की बात करें तो 278 लोगों ने सेकंड प्रेफ़रेंस पर किसको रखा था? डी को रखा था। तो अब यहाँ पर आपके पास देखेंगे तो नॉन ट्रांसफरेबल वोट मैं पहले निकाल लेता हूँ। तो नॉन ट्रांसफरेबल वोट कितना आ जाएगा आपके पास? टोटल वोट कितना था? तो ये था आपके पास 779 था और उसके बाद ये देखिए 431 और 278 को जोड़िए तो कितना हो गया? 8 एक 9 और 7 और 3 10 हो गया, 4 दो 6 एक 7 हो गया, तो 709 हो गया। तो इसको घटा दीजिए, ये कितना आ जाएगा? 0 और ये हो जाएगा आपका 7 7 तो 70 आ गया। तो टोटल नॉन ट्रांसफरेबल वोट कितना हो गया आपका? तो इधर मैं लिख देता हूँ कि टोटल जब नॉन ट्रांसफरेबल वोट है, वो कितना के बराबर आ गया? ट्रांसफरेबल वोट ये बराबर आ गया आपके 70 और जोड़ 96 यानी कि 6 और 9 और 7 16 166 जो वोट है टोटल वो नॉन ट्रांसफरेबल है। अब देखिए, अब यहाँ से जो ए का वोट है यहाँ पर ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो तीसरे यानी कि जब ये दूसरा राउंड का हुआ तो अब ये तीसरे में पहुँचा, तो अब इसको जोड़ दीजिए तो 200 2152 में जब आप 431 को जोड़ेंगे तो ये कितना के बराबर आ जाएगा आपके पास? तो आप जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा आपके पास 2 और 1 3, 5 और 3 8, उसी तरह से 4 और 1 5 और ये हो गया 2। उसी तरह से आप इसको वोट को ट्रांसफ़र करेंगे डी में, तो डी में अब बी का वैल्यू नहीं रह गया, सी का भी कोई वैल्यू नहीं रह गया, डी कितना आ जाएगा? तो 8 और 3 11 और 7 और 7 14 और 1 15, 9 2 11 और 1 12 हो जाएगा और 1 1 2 हो गया तो 2251। तो कोटा तो ये भी अचीव नहीं कर पाया, लेकिन आप देखिए कोटा कितने का था आपका? 2501 वोट का था। मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये आपका 2501 वोट था। तो जो ए है उसको तो अब कितना मिल गया? 2583 वोट मिल चुका है। तो यानी कि अब ये वाला जो ए कैंडिडेट है, ये आपका कैसा कैंडिडेट बन गया? इसने कोटा अचीव कर लिया, तो ये हो गया आपका विनिंग कैंडिडेट। और ये जो प्रक्रिया है, यही आपका जो प्रक्रिया मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया, इसी को बोला जाता है, ये पूरा टर्म प्रोपोर्शनल सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो आई होप अब आपको ये लाइन भी समझ में आ गया होगा। तो ये वाइस प्रेसिडेंट से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको समझना था। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर ट्राइलैटरल टॉक्स हुए हैं इंडिया, ईरान और आर्मेनिया के बीच में, ताकि अपने-अपने म्यूचुअल इंटरेस्ट्स को डेवलप किया जा सके। और अच्छी बात भी है, अगर कंट्रीज़ अपने बारे में नहीं सोचेगी तो जनता का भला कैसे होगा? चलिए समझते हैं इस ट्राइलैटरल टॉक्स के बारे में जो इंडिया, ईरान और आर्मेनिया के बीच में हुआ है। तो आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे पहला सवाल यही बनेगा कि ट्राइलैटरल टॉक्स कहाँ पर हुआ था? तो वो ईरान के राजधानी तेहरान में हुआ था, जहाँ पर जो मीटिंग का फ़ोकस था, यानी जिस चीज़ पर जोर दिया गया था, वो क्या था? अपने गोल को फुलफिलमेंट करना। आप जैसे जानते हैं कि ईरान तेल का बहुत बड़ा भंडार देश है और आर्मेनिया और भारत दोनों तेल पर डिपेंडेंट हैं। तो इसलिए इन्होंने क्या किया? एम्फसाइज़ किया है फुलफिलमेंट ऑफ द गोल सेट टू सिक्योर, किसको सिक्योर करना चाहते हैं? अपने म्यूचुअल इंटरेस्ट को, साथ ही साथ प्रमोट करना चाहते हैं प्रॉस्पेरिटी और वेलफेयर अपने-अपने रीजन में। साथ ही साथ किस-किस फील्ड में कोऑपरेशन किया गया है? तो कनेक्टिविटी में, साथ ही साथ आईएनएसटीसी, ये अपने आप में इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। और साथ ही साथ जो आर्मेनिया है, वहाँ पर पीस प्रोजेक्ट बना रहे, क्योंकि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में पीस डील करवाया था। और जो अगली मीटिंग है इसकी ट्राइलैटरल टॉक्स की, वो डिसाइड किया गया कि आर्मेनिया में होगा। अब आइए, यहाँ पर एक टर्म है जो कि आईएनएसटीसी, आपको समझना होगा। आप ये तो समझ लिया कि जो ट्राइलैटरल टॉक्स है ये तीनों के बीच में हुआ है, ताकि आपस में जिसके पास जो भी सामान ज़्यादा है, जो भी गुड्स अवेलेबल ज़्यादा है, वो आपस में कंट्रीज़ शेयर करेंगी, ताकि दोनों का म्यूचुअल जो इंटरेस्ट है वो पूरा हो सके। साथ ही साथ जो इनकी वेलफेयर है वो भी बना रहे सारे कंट्रीज़ की, क्योंकि आर्मेनिया काफ़ी दिन से डिस्टर्ब भी था, अज़रबैजान और आर्मेनिया दोनों में जब तक पीस डील नहीं हुआ था तब तक। तो यहाँ पर मेन जो मकसद है वो है आईएनएसटीसी को डेवलप करना, यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को डेवलप करना है। आइए समझते हैं कि जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है एनएसटीसी, ये कहाँ से कहाँ तक है। अब अगर आप देखेंगे तो इसमें टोटल 13 कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें कितने कंट्रीज़ इन्वॉल्वड हैं, 13 कंट्रीज़ इन्वॉल्वड है। और ये है क्या? तो एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट रूट है। अब मल्टी मॉडल का मतलब हो गया कि इसमें शिप को भी लिया गया है, रेल को भी लिया गया है और साथ ही साथ रोड रूट को भी लिया गया है। अब क्यों लिया गया है? ज़ाहिर-सी बात है, ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को एनहांस करना है इन 13 कंट्रीज़ के बीच में। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए इसमें इंडिया है, ईरान है, अज़रबैजान है, रशिया है। ये देखिए आप किधर-किधर से ये होके जा रहा है। तो अगर आप मैप को देख लिए हैं, तो मैप को अगर आप देखेंगे तो इन 13 कंट्रीज़ का नाम देखिए, इंडिया है, ईरान है, रशिया है, अज़रबैजान है, आर्मेनिया है, कज़ाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, टर्की है, यूक्रेन है, बेलारूस, ओमान और सीरिया है। तो इन 13 कंट्रीज़ का नाम याद कर लीजिएगा आप। अब ये शॉर्टर अल्टरनेटिव है, ताकि ट्रेडिशनल सी रूट जैसे कि सुएज कैनाल वगैरह को पास ना करना पड़े।
आप याद रखिएगा, अल्टरनेटिव रूट ये डेवलप किया गया है ताकि जो सामान है उनका आवागमन भारत से लेके इन 13 कंट्रीज़ों तक आसानी से पहुँचा जा सके। ये रेड लाइन और ये जो ब्लू लाइन है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि कैसे ये टोटल कवर कर रहा है। अब देखिए, इसमें सारे कंट्रीज़ का नाम मैंने आपको दिखा दिया। अब उसी तरह से आप ईरान देख लीजिए, यहाँ पर है। तो अगर मैं ईरान की बात करूँ, तो ईरान से संबंधित आपको कुछ पॉइंट्स याद रखनी है, और वो क्या है, तो ईरान की कैपिटल है तेहरान, वहीं प्रेसिडेंट है मसूद पेज़ेश्कियान, ऑफ़िशियल लैंग्वेज पर्शियन है और करेंसी है ईरानियन रियाल। ईरान के पार्लियामेंट को मजलिस कहा जाता है, वहीं आर्मेनिया की बात करें तो येरेवन यहाँ की कैपिटल है, और करेंसी की बात करें तो आर्मेनियन दिरहम यहाँ की करेंसी है। पीएम की बात करें तो निकोल पाशियान यहाँ के पीएम हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। वहीं अब अगर आपने आईएनएस-टीसी को ध्यान से समझ लिया है, तो वहाँ पर कुछ मेजर कॉरिडोर भी बनाए गए हैं, यानी कि जहाज जहाँ-जहाँ रुक सकता है। तो मुंबई के मु जो इंडिया का मुंबई है, उसको एक मेजर पोर्ट में इंक्लूड किया गया है। बंदर अब्बास और चाबहार ईरान में है, ये भी बात याद कर लीजिएगा, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अस्त्रखान और संत पीटर्सबर्ग को रशिया में रखा गया है मेजर पोर्ट्स को। तो देखिए, आपको 3 ही जगह मेजर पोर्ट दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ जो कनेक्ट करेगा कैस्पियन सी को सेंट्रल एशिया और नॉर्थ यूरोप से। देखिए, तो ईरान के पोर्ट्स को इंक्लूड किया गया है, इंडिया के पोर्ट्स को, और रशिया के पोर्ट्स जो मेजर पोर्ट्स है, जहाँ से ये होता हुआ गुजरेगा। तो ये था इम्पोर्टेंट पॉइंट इस ट्राइलैटरल टॉक से संबंधित, साथ ही साथ आईएनएस-टीसी से संबंधित। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर इंडिया ने अनवील किया है यूपीआई यूपीयू इंटीग्रेशन। कहाँ पर? यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस आयोजित कहाँ हो रहा है? दुबई। तो आपसे पहला सवाल यही बनेगा कि हाल ही में यूपीआई यूपीयू इंटीग्रेशन किस जगह पर आयोजित किया गया है? यानी कि आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि यूपीयू क्या है? तो यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस है। कहाँ आयोजित किया गया? तो दुबई में। अब यहाँ पर जो यूनियन मिनिस्टर भारत की ओर से पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया है। अब ये कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं? तो ये यूनियन मिनिस्टर हैं कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इन्होंने ही इस इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट को अनवील किया है। कहाँ पर? दुबई में। और ये कैवां एडिशन था? तो ये 28th एडिशन था। अब ये एक लैंडमार्क स्टेप है ताकि क्रॉस बॉर्डर को ट्रांसफ़ॉर्म किया जा सके रेमिटेंसेस और फाइनेंशियल इंक्लूज़न के टर्म में, भारत में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड में। अब ये जो इनिशिएटिव है, ये भी आपसे एग्ज़ाम में सवाल बन सकता है। इसको डेवलप किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के द्वारा, और साथ ही साथ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के द्वारा। अब अगर बात करें तो ये किसके साथ अलाइन है, तो ये जो प्रोग्राम है, ये सपोर्ट करता है यूएन के गोल को, जिसमें ये टारगेट है कि रेमिटेंसेस को कट करना है, साथ ही साथ उसके कॉस्ट को नीचे लेके जाना है 3% तक, जो अभी का कॉस्ट है। कब तक? 2030 तक। अब याद कर लीजिएगा कि जो यूपीयू है, यानी कि यूनिवर्सल पोस्टल जो आपके पास यूनियन है, इसके जो डीजी हैं, इनका नाम इम्पोर्टेंट है, तो मासाहिको मोटोकी आप देख रहे होंगे, ये हाथ हिला रहे हैं यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब के साथ। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने डिप्लॉय किया है फ्लीट ऑफ घोस्ट शार्क। ये घोस्ट शार्क अब आगे आपसे सवाल में बनेगा, तो आपको तो वन लाइनर में तो सिंपली याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया ने डिप्लॉय किया है, क्योंकि सवाल किससे बनेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिप्लॉय द घोस्ट शार्क अंडर वाटर स्ट्राइक ड्रोन। तो आपको याद रखना है, इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए, ये जो घोस्ट शार्क है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है एक्स्ट्रा लार्ज ऑटोनोमस अंडर सी व्हीकल्स, या फिर आपसे इससे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि एक्सेल एयूवीज़ का फुल फॉर्म आप बताइए। अब ये पार्ट है किसका? तो ब्रॉडर डिफेंस स्ट्रेटेजी का। किसके? ऑस्ट्रेलिया का, ताकि मैरीटाइम सिक्योरिटी को स्ट्रेंथ कर सके, और जो राइजिंग टेंशन्स है इंडो पैसिफिक रीजन में, किसकी वजह से? चाइना की वजह से, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। यानी कि ऑस्ट्रेलिया भी अब अपने आप को डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर के साथ-साथ मजबूत बनाना चाहता है इंडो पैसिफिक रीजन में, ताकि चाइना के इन्फ्लुएंस को कम किया जा सके। अब अगर इसके की फीचर्स की बात करें, तो ये काम आएगा इंटेलिजेंस के लिए, सर्विलांस के लिए, साथ ही साथ रिकोनाइंस के लिए। रिकोनाइंस का मतलब होता है पूर्व परीक्षण करना, यानी कि ये जो वेसल होगा या ये फिर जो ड्रोन होगा, ये काम कैसे करेगा? यानी कि इसको पूर्व परीक्षण भी किया जा सकता है, किसी के जाने से पहले एक बार निरीक्षण किया जा सकता है। वहीं इसके पास अंदर से स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी है, यानी कि सी के अंदर से ही ये मिसाइल्स वगैरह लॉन्च कर सकता है। साथ ही साथ स्टेल्थी है, यानी रडार के अंतर्गत नहीं आएगा, और काफ़ी देर तक, यानी लॉन्ग रेंज ऑपरेशन के लिए इसका काम आएगा। अब इसको मैन्युफैक्चर करने वाली ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, जिसका नाम है एंडुरिल। याद रखिएगा ये नाम को। वहीं इसमें ऑस्ट्रेलिया ने खर्च किया है ऑस्ट्रेलियन डॉलर 1.7 बिलियन पिछले 5 साल में।
अब आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो ऑस्ट्रेलिया छठा लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में और जो ओशियाना कॉन्टिनेंट है उसमें सबसे बड़ा है। कैपिटल की बात करें तो कैनबरा है, वहीं आज भी जो ऑस्ट्रेलिया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क को फ़ॉलो करता है। तो अगर मोनार्क की बात करें तो ये कॉमनवेल्थ कंट्री है, तो यानी कि निश्चित रूप से जो इंग्लैंड के राजा हैं यानी कि चार्ल्स 3 वो इसके मोनार्क हो गए और गवर्नर जनरल का पद तो निश्चित रूप से यहाँ पर भी है और न्यूज़ीलैंड भी है और उनका नाम है सैम मोस्टिन। ये सिर्फ़ दिखावा के लिए है, यानी सम्मान देने के लिए है इंग्लैंड को और कुछ नहीं है। मेन काम पीएम का है जो कि एंथनी अल्बनीज़ हैं। अब आइए बढ़ते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर, जहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 2025 कब मनाया जाता है? तो 10 सितंबर को मनाया जाता है। अगर 2025 के थीम की बात करें तो ये चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड। इस वर्ष जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं, वहाँ पर आपको ये सवाल देखने के लिए मिलेगा और ज़्यादातर आपसे थीम से संबंधित अब सवाल पूछे जा रहे हैं, तो याद कर लीजिएगा चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड 10 सितंबर को मनाया जाता है। अब आइए सुसाइड के आंकड़ों को जानते हैं, जिससे आपको आपके लिखित परीक्षाओं में आपको मदद मिलेगा। अब इसको लॉन्च किया गया था 2003 में, यानी कि जो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है उसको 2003 से मनाना चालू किया गया था और कब, यानी कि इनको संस्था जो स्थापित की थी उसका नाम क्या था? तो इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन और साथ ही साथ डब्ल्यूएचओ ने मिलकर इसको चालू किया था। अब सुसाइड के की फैक्ट्स को जान लीजिए, ये वर्ल्ड वाइड, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये डब्ल्यूएचओ के द्वारा आंकड़ा है। कहता है कि मोर देन 7,20,000 पीपुल डाई कर जाते हैं, यानी मर जाते हैं हर साल सुसाइड से। और अगर दुनिया की बात करें तो 15 से लेके 29 साल में सुसाइड जो है थर्ड लीडिंग काउज़ है डेथ होने का। वहीं जो 73% ग्लोबल सुसाइड है, वो कहाँ पर अकर हो रहा है? तो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में हो रहा है। अब अगर रीज़न की बात करें कि सुसाइड का कारण क्या है, तो ये मल्टी एंगल से इसको देखा जाता है, जैसे कि सोशल, कल्चरल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से ये सुसाइड्स हो रही हैं। अब आइए इंडिया के भी देखते हैं। तो इंडिया में अगर हम जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखें, तो मेन जो है 72.5% पूरे सुसाइड का मेन कर रहे हैं। वहीं अगर वुमेन की बात करें तो 27.4% जो टोटल सुसाइड का हिस्सा है वो वुमेन के द्वारा किया जा रहा है। यानी कि मेन जो हैं ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं वुमेन से। सुसाइड तो कोई भी करे, वो एक अच्छी चीज़ तो है ही नहीं। वहीं अगर ऐज डेमोग्राफी के हिसाब से देखिएगा, तो जो 18 से 30 साल का जो ऐज ग्रुप है, यहाँ पर हाईएस्ट शेयर है सुसाइड का, जो कि 34.5% है। वहीं 30 से 45 साल की उम्र की बात करें तो यहाँ 21.7% सुसाइड है और अगर 18 से 45 को कंबाइन कर दें तो ये 66% बन जाता है टोटल सुसाइड के इंडिया का। वहीं अगर इंडिया में रीजन की बात करें तो 31.7% जो सुसाइड का केस होता है, वो होता है फैमिली प्रॉब्लम की वजह से। इलनेस यानी कि मानसिक रूप से जो बीमार है, वो 18.4% की वजह से करते हैं। वहीं जो लोग ड्रग्स लेते हैं या फिर अल्कोहल कंजम्पशन के एडिक्ट हो जाते हैं और उनको नहीं मिलता है, तो ये 6.9% इस तरह के केस आते हैं। मैरिज रिलेटेड जो इश्यू होते हैं, उसकी वजह से 4.8% लोग सुसाइड करते हैं। और अगर लव अफेयर की बात करें, यानी कि प्यार में धोखा, तो 4.6% ऐसे लोग हैं जो प्यार में धोखा खाने की वजह से, यानी वो अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाते हैं और फिर वो सुसाइड का रास्ता चुन लेते हैं। बैंक्रप्सी और इंडेफिनिट्स की वजह से 3.3%। वहीं अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो अनएम्प्लॉयमेंट में भी 2.6% लोग जो है सुसाइड कर रहे हैं। अब आइए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या इनिशिएटिव लेकर रखा है सुसाइड प्रिवेंट करने के लिए, तो 2022 में नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी भारत सरकार ने शुरू किया था, जिसका टारगेट है कि सुसाइड के केसेज़ में 10% की कमी लाई जाए 2030 तक। साथ ही साथ टेली मानस यानी काउंसलिंग के लिए टेली मानस स्कीम भी लॉन्च किया गया है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मनोदर्पण इनिशिएटिव चलाया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव में से ये सब एक हैं, जिससे कि सुसाइड के रेट को इंडिया में कम किया जा सके। तो अब अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपको डब्ल्यूएचओ के बारे में मैंने तो याद करा दिया है, इसकी संस्था का नाम पूरा क्या है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर हम बात करें इसके फाउंडेशन की, तो इसका फाउंडेशन 7 अप्रैल 1948 को, आपको 7 अप्रैल याद रखना है कि वर्ल्ड हेल्थ डे भी इस दिन मनाया जाता है, इसीलिए 7 अप्रैल चुना गया है। वहीं अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें, तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है और यहाँ के जो हेड हैं, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है टेड्रोस एडेनम घेब्रियस, जो कि इथोपिया के रहने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर स्वच्छोत्सव मनाया गया है। अब ये ऑलरेडी अपने आप में एक थीम भी है।
अब देखिए स्वच्छता ही सेवा कैंपेन के तहत इसे मनाया जा रहा है। तो आपसे सवाल बनेगा कि स्वच्छता ही सेवा कैंपेन हाल ही में मनाया गया है। तो सबसे पहले इसमें कौन-कौन सी मिनिस्ट्रीज़ इन्वॉल्वड हैं, तो इनका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन भी इसमें इन्वॉल्व था। तो इन दोनों एजेंसी और एक मिनिस्ट्री का नाम याद कर लीजिएगा। अब इसका काम क्या है, तो ये प्रमोट करेगा क्लीनिनेस यानी कि स्वच्छता, और साथ ही साथ स्वच्छता में सारे के सारे कम्युनिटी पार्टिसिपेट करें ताकि कंट्रीज़ को पूरी तरह से नीट एंड क्लीन बनाया जा सके। अब अगर इसके थीम की बात करें तो इसका थीम ही स्वच्छोत्सव है। तो इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए याद कर लीजिएगा। वहीं अगर अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ें तो इंडिया रशिया ने मल्टीलैटरल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जापड 2025 का शुरुआत हो गया है। आप देखिए, आपसे पूछा जाएगा सीधा कि जो ये जापड है 2025 कैसा एक्सरसाइज है, तो मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है। कहाँ आयोजित किया जाता है, तो रशिया में आयोजित किया जाता है। अब भारत की ओर से अब सबसे पहले इसके एम को भी समझ लेते हैं। तो इसका एम क्या है, दोनों कंट्रीज़ के बीच में कोऑपरेशन बढ़े, इंटरऑपरेबिलिटी बढ़े, साथ ही साथ काउंटर टेररिज्म को काउंटर करने के लिए रेडीनेस बना रहे दोनों कंट्रीज़ में। वैसे तो रशिया को ज़रूरत नहीं है भारत को, लेकिन इसकी काफ़ी ज़रूरत है। अब भारत की ओर से बात करें तो कुमाऊँ रेजिमेंट की ओर से 57 आर्मी, वहीं पर 7 एयरफ़ोर्स और 1 नेवी की पर्सनल इसमें पार्टिसिपेशन के लिए गए हैं। अब ये फ़ोकस किस पर करता है, तो जॉइंट पार्टी प्लानिंग के ऊपर, वहीं टैक्टिकल ड्रिल्स के ऊपर, और साथ ही साथ जितने भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हैं इसके ऊपर ये जो एक्सरसाइज़ है मल्टीलैटरल एक्सरसाइज़ फ़ोकस करता है। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, इनका नाम ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा सवाल बन सकता है। ये तेलंगाना के सीएम का नाम बताइए। अब इन्होंने फाउंडेशन रखा है फेज़ 2 और फेज़ 3 गोदावरी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का। अच्छा इनिशिएटिव है, काफ़ी लोगों को पानी का भरपाई किया जाएगा, और साथ ही साथ जो मूसी नदी है और हैदराबाद के आस-पास जो लेक सूख गए हैं, उसको रिजेनोवेट करने में ये काम करेगा। तो ये तो हो गया इसका टारगेट, यानी कि एम क्या है इस जो ये प्रोजेक्ट चालू किया गया है। अब इसके की फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर जो टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट है वो 7,360 करोड़ का है। बस कोई घपला ना हो, काम अच्छे से हो जाए। वहीं अगर कंप्लीशन की बात करें कि ये कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो 2027 तक इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। वहीं अगर वाटर के एलोकेशन की बात करें तो हैदराबाद में जो ड्रिंकिंग वाटर का नीड है वो कितना है जिसको कि ये पूरा करेगा, तो 17.5 से लेके 17.6 टीएमसी है। अब टीएमसी का फुल फॉर्म आप याद कर सकते हैं। टीएमसी का फुल फॉर्म मैं लिख देता हूँ। ये होता है आपका 1000 मिलियन, याद कर लीजिएगा 1000 मिलियन क्यूबिक फीट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। कई बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है आपको, तो ये याद कर लीजिएगा। वहीं अगर 2.5 से लेके 4 टीएमसी तक की बात करें तो ये मूसी रिवर और साथ ही साथ जो लेक के रिजर्वेशन है, वहाँ पर ये एलोकेट किया गया है। अगर इम्प्लीमेंटेशन और फंडिंग की बात करें तो ये मॉडल का नाम आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो ये हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पे काम करेगा, एचएएम हैम पर, जिसमें कि 40% फंडिंग गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा, वही 60% जो इन्वेस्टमेंट है वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा किया जाएगा। अब अगर ये जो एसोसिएटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं इसके साथ-साथ, तो इसमें जो फेज़ 2 वाटर सप्लाई है आउटर रिंग रोड में, यहाँ पर 25 लाख लोग बेनिफिट्स होंगे 14 मंडल्स के, और यहाँ पर जो पैसा खर्च होगा वो 1200 करोड़ होगा, टोटल में से की बात की जा रही है। वहीं जो दूसरा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है कोकापेट न्यू पोलिस एसईजेड वाटर एंड सीवरेज प्रोजेक्ट, यहाँ पर 298 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा, जहाँ पर 13 लाख जो रेजिडेंट हैं, रहने वाले निवासी हैं, उनको इस पानी का फ़ायदा मिलेगा। अब अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना से आपसे मैंने सीएम का नाम बता दिया, वहीं कैपिटल भी आपको हैदराबाद है। तो यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, हैदराबाद यहाँ की कैपिटल है, ये मैं मार्क कर देता हूँ ताकि आप याद कर सकते हैं। और अगर यहाँ के गवर्नर की बात करें, तो गवर्नर साहब का नाम लिख लीजिए, उनका नाम है जिष्णु देव शर्मा। तो याद कर लीजिएगा जिष्णु देव वर्मा साहब को, कि इनका नाम क्योंकि इम्पोर्टेंट है, आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो ये तीनों चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। वहीं अगर इसके फाउंडेशन की बात करें, तो 2 जून 2014 को तेलंगाना का फॉर्मेशन हुआ था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर इंडिया ने फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया है किसको, श्रीलंका को, ताकि वो हॉस्पिटल यूनिट बना सके, कहाँ पर, मन्नार पर। तो ये अपने आप में एक वन लाइनर बन गया। अब भारत ने कितने मिलियन ग्रांट दिए हैं, तो 600 मिलियन ग्रांट दिया गया है, और ये जो एमओयू है ये साइन किया गया है इंडिया के हाई कमिश्नर संतोष झा के द्वारा, साथ ही साथ हेल्थ सेक्रेटरी डॉक्टर अनिल जासिंगे के द्वारा, जो श्रीलंका के हैं। अब
प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन किया जाएगा 2 स्टोरी यूनिट का, यानी कि 2 तल्ला की बात की जा रही है। साथ ही साथ यहाँ सप्लाई किया जाएगा मेडिकल इक्विपमेंट्स का, और जो क्रिटिकल गैप है इमरजेंसी केयर के बीच में, उसको भरपाई किया जा सके। अब ये इंडिया के किसका पार्ट है? तो ये पार्ट है सुवा सेरिया 1990 प्रोग्राम का, जहाँ पर भारत ने ये डिसाइड किया था कि वो अपने हॉस्पिटल्स को अपग्रेड करेगा मन्नार्स में। तो इंडिया हेल्थ सपोर्ट का ये पार्ट है, जिसमें कि इंक्लूड किया गया है क्या? तो सुवा सेरिया 1990 का ये प्रोजेक्ट है, याद कर लीजिएगा इसको। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अपनी कोई भी राय हो या फिर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर रखिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।